बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये जो चैप्टर है इसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज इसका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा हुआ था पुष्प क्या होता है, इसे आवृत्ति वियोजक का आकर्षण कहा जाता है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाके देख लीजिए एंड नोट्स आप रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एक्चुअली स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम तो नहीं है वैसे, बट उसके बहुत सारे अवस्थाएं हैं। उसके मेनली 3 अवस्था है जिसे हमें पढ़ना है और बहुत ही लंबा टॉपिक है। सो हम इसे बहुत ही ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं ताकि इसे अच्छे से समझ सकें। अब देखो यहाँ पास 3 अवस्थाएँ होती है जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का पहला अवस्था है निषेचन पूर्व घटना। इसका मतलब ये है निषेचन होगा, उससे पहले कुछ ना कुछ तैयारी होगी, वही चीज़ें हमें यहाँ पास पढ़नी है। उसके बाद तैयारी होने के बाद निषेचन होगा और निषेचन के बाद क्या-क्या घटनाएँ होगी, क्या संरचनाएँ बनेगी, वो चीज़ें हमें पढ़नी होगी। ये 3 यहाँ पास अवस्था है, जिन 3 अवस्था को हमें पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यही तीनों टॉपिक के अंदर में पूरा चैप्टर बसा हुआ है। सो हमें पूरा का पूरा एकदम अच्छे से देखना होगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक निषेचन पूर्व घटना। अब देखो यार निषेचन पूर्व घटना यहाँ पास हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, निषेचन कब होता है? जब 2 युग्मक हमारे पास होते हैं। दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे, ठीक है? तभी जाके निषेचन होगा। तो हमें पहले युग्मक बनाना होगा। तो यहाँ पास निषेचन के पहले क्या-क्या चीज़ें बनेगी, क्या-क्या घटनाएँ होंगी, तो सबसे पहला घटना यही होगा कि यहाँ पास नर युग्मक बनेगा, साथ ही यहाँ पास बनेगा मादा युग्मक और यहाँ पास क्या बनेगा और भी कुछ चीज़ें बनेगी। अब पहली बात देखो, जब भी युग्मक बनता है, तो कहीं न कहीं वो किसी संरचना से बनेगा, है ना? किसी न किसी संरचना से बनेगा, तो कौन-सी संरचना है जिससे यहाँ पास नर युग्मक, मादा युग्मक बनेगा, वो चीज़ें ज़रा कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर की। नर युग्मक कैसे बनता है? नर युग्मक का भेद क्या होता है जिसमें नर युग्मक बनता है, वो चीज़ देखते हैं। अब देखो पिछले क्लास के अंदर में मैंने आपको पुष्प का डायग्राम बताया हुआ था, पुष्प के बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने बताया हुआ था। सो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पास नर का नाम जैसे आप सुनते हो, पुष्प में 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ये तीनों चीज़ आपको नहीं पता होगी, आगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पता चलेगा। सबसे पहले है पुंकेसर, पुंकेसर मैंने बताया हुआ था, इसके बाद है लघु विचारधानी, फिर है परागकण। ये तीनों टॉपिक नर वाले भाग में आ जाते हैं और यहीं पास बनेगा नर युग्मक। नर युग्मक क्या है यहाँ पास? लास्ट वाला परागकण जो आप देख रहे हो, यही अपना नर युग्मक होने वाला है। अब देखो परागकण कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, हर एक चीज़ चलो देखते हैं बहुत ही कंप्लीट डिटेल से। अब देखो ये पुष्प है, पुष्प में आपको कहीं न कहीं पुंकेसर दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी भैया, यहाँ पास हमें पुंकेसर दिखाई दे रहा है। इस पुंकेसर को चलो हम बाहर निकालते हैं, क्यों? ये नर भाग है पुष्प का। अब यहीं पास बनेगा नर युग्मक, तो नर भाग को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद कैसे वहाँ पास नर युग्मक बनता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पास हमने निकाल लिया है नर युग्मक को जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। इस पुंकेसर के अंदर में आपको कुछ संरचनाएँ मिलेगी। पहले भी मैंने बताया हुआ था, यहाँ पास आपको एक एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, वो है थैलेमस। ये थैलेमस कुछ नहीं, वही पुष्पासन ही है, तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है। आपको सिर्फ़ ध्यान रखना है पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, एक होता है तंतु। धागे नामक जो संरचना है उसे तंतु कहते हैं और ऊपर में ये जो संरचना फूला हुआ संरचना है इसे परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश के अंदर में ही नर युग्मक बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस परागकोश को ना बाहर निकाल के देख लेते हैं, ये दिखता कैसे है? तो कुछ इस तरह से अपना परागकोश दिखता है। हमने ज़ूम करके देख लिया, कुछ इस तरह से उसकी संरचना है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांस है, इसे नोट डाउन ज़रूर से कर लेना। परागकोश की संरचना हम देखते हैं, तो यहाँ पास देखो एक परागकोश द्विपालित होता है, प्रत्येक में 2 कोष्ठक होते हैं, एक पूर्ण परागकोश जो होता है चतुःकोश की संरचना होती है, इसमें प्रत्येक कोने पर लघु विजाणुधानी होती है। अब यहाँ पास आपको समझ नहीं आया होगा, चलो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पास पहले लाइन को आप देखो, एक परागकोश द्विपालित होता है, द्विपालित होता है और उनमें प्रत्येक में कोष्ठक पाए जाते हैं। ये कोष्ठक क्या होता है, द्विपालित क्या होता है और लघु विजाणुधानी क्या होता है? चलो देखते हैं। अब यहाँ पास मैंने आपको क्या दिखाया था, ये अपना परागकोश है, ठीक है? ये यहाँ पास क्या है, परागकोश है। अब ये जो परागकोश है, हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे। कैसे काटेंगे? यहाँ से ना मैं काम करता हूँ कुछ इस तरह से चाकू से, यहाँ पास मैंने कट कर लिया। जैसे इसे मैं कट करूँगा, कैसी संरचना मिलेगी? मुझे कुछ इस टाइप की संरचना मिलेगी। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम में लाया है, कुछ इस तरह से संरचना आपको मिलेगी। अब जब यहाँ पास अंदर में आप देखोगे, तो अंदर में आपको कुछ इस तरह से संरचना देखने के लिए मिल रही होगी, कुछ इस टाइप से। यहाँ पास आप देख सकते हो,
यहाँ पर कुछ इस तरह से संरचना मिल रही है। चलिए इसे भी हम ज़ूम करके देखते हैं, कुछ इस टाइप की आपको संरचना मिलेगी। अब यहीं पास क्या होने वाला है, जो यहाँ पास लाइनें आई थी, जो यहाँ पास वर्ड आए थे, यहाँ पास द्विपालित, यहाँ पास कोष्ठक, लघु विचारधानी यहीं पास होने वाला है। इसके अंदर में ही वो सभी चीज़ें होने वाली हैं। अब इसे भी अगर हम ज़ूम करते हैं, तो हमें मिलती है कुछ इस तरह की संरचना। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा-चौड़ा जाता है और ये समझ नहीं आता पहली बार में। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पास पुंकेसर लिया था। पुंकेसर में ये जो परागकोश है, इसे हमने लिया और इसे बाहर निकाल लिया। अब फिर क्या किया, इसे कट कर लेते हैं। इसके अंदर में हमें एक संरचना मिलती है, कुछ इस तरह से जैसे हम इसे कट करते हैं, हमें एक संरचना मिलती है, उसे हम ज़ूम करके बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो संरचना है, ये संरचना क्या है? यही संरचना अपना है परागकोश की संरचना। यहीं बस परागकोश की संरचना है। अब इसके अंदर में चलो मैं आपको द्विपालित, कोष्ठक और लघुविचरणधानी दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पास आप जैसे आओगे, आपको मिलेगा बीच में एक संयोजी ऊतक। ये जो ऊतक है, वो दोनों भागों को जोड़ने का काम करती है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, मतलब इसे याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। मेन यहाँ पास होने वाली है पाली और कोष्ठ, ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पास मैंने क्या किया, परागकोश की संरचना मैंने दिखाई हुई है। ये जो परागकोश की संरचना है, यहाँ पास 2 पाली मिलेगी आपको। एक पाली कुछ इस तरह से, इतना जो दिख रहा है, आपको एक पाली कहीं न है, ये जो है, ये दूसरा पाली होने वाला है। अब देखो 2 पाली है, यहाँ पास मैंने बताया द्विपालित होता है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पास लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो, द्विपालित होता है मतलब कि 2 यहाँ पास पालियाँ होती हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब ये जो 2 पाली है, उसमें प्रत्येक में कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पास आप संरचना देख रहे हैं, ये जो संरचना आप देख रहे हो, कुछ इस तरह से संरचना आप देख रहे हो, इसको हम लोग कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं। और यहाँ पास आपको कितनी संरचनाएँ मिल रही हैं? एक पाली में हमें 2 संरचना मिल रही है, मतलब कि प्रत्येक पाली में 2 यहाँ पास कोष्ठ मिल रहे हैं। कोष्ठ को यहाँ पास हम लोग कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पास देखो क्या है, यहाँ पास सेकंड यहाँ पास भी है, मतलब कि यहाँ पास देखा जाए कोष्ठ कितने हैं, टोटल अगर देखा जाए 1, 2, 3, 4, 4 कोष्ठ हैं और यहाँ पास 2 पालियाँ हैं। तो यहीं पास लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? देखो, पूरा जो परागकोश है, वहाँ पास चतुकोष्ठी होते हैं, मतलब 4 कोष्ठक होते हैं और द्विपालित होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये जो परागकोश की संरचना होती है, कैसी होती है? द्विपालित होती है, त्रिपालित होती है? तो आपको जवाब देना है द्विपालित होती है। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, सो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, अब याद कर लेना है। अब यहाँ पास हमें समझ तो आ गया कि 2 पालित होता है और 4 कोष्ठक होते हैं, बट ये लघु विचारुधानी क्या होता है? देखो, यहाँ पास मैंने आपको बताया कि ये जो 4 कोष्ठक हैं, ठीक है? यही 4 कोष्ठक के अंदर में ही मान लो यहाँ पास लघु विचारुधानी होता है। ये जो संरचना आप देख रहे होंगे ना, ये गोल वाली संरचना, यही लघु विचारुधानी है। अब हम देखेंगे लघु विचारु की संरचना, क्योंकि इसी के अंदर में हमारा नर युग्मक बनने वाला है। बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके हमें समझना होगा, तब जाके ये सारी चीज़ें समझ में आती है। देखो, पुंकेसर मैंने बता दिया, पुंकेसर के बाद हमने क्या किया था, इसमें परागकश निकाला था और परागकोश के अंदर में हमने देखा लघु विचारुधानी को। अब लघु विचारुधानी को भी डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लघु विचारुधानी की संरचना बताइए, उसके लेयर बताइए। देखो, बुक अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से लघु विचारुधानी की संरचना देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर ये वाली जो संरचना है वही लघु विचारुधानी है, कोष्ठक है, यहीं पर हमारा लघु विचारुधानी होता है। अब यहाँ पर जैसे आप इसे बाहर निकालते हो, तो कुछ इस तरह से संरचना आपको मिलती है। यहाँ पास ये वाला है, यहाँ पास बहुत सारे लेयर है। चलिए इसे हम लोग ज़ूम करके देखते हैं, ताकि हर एक लेयर आप अच्छे से समझ सकें। ये लेयर है जो कि आपको याद करना है, ये डायग्राम आपको बनाना है। अगर आपको बोला जाता है लघु विचारुधानी, ये जो है उसकी संरचना बनाने के लिए बोली जाती है, तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जितने भी लेयर है, इनकी यहाँ पास विशेषता जो है, ठीक है, वो आपको लिखनी, क्या काम करता है, वो चीज़ें मैं आपको आगे बताना हूँ। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लेयर है, वो टैपिटम का होने वाला है। क्या काम करेगा, आगे देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं एक-एक लेयर के बारे में। सबसे ऊपर लेयर, जो लघु विचारुधानी होगा, उसका सबसे ऊपर लेयर, ऊपरी लेयर हमारा कहलाता है बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है, बाह्य त्वचा कहलाता है। सेकंड लेयर जो कि आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल रहा होगा, अंतःस्थिशियम, इसको एंडोथेशियम भी कहते हैं। उसके बाद है मध्य परत, जिसे हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। देखो, मिडिल लेयर जो है ना, वो 2 से 3 परत का हो सकता है। देखो, पहला लेयर, दूसरा लेयर, एक-एक लेयर में है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन जो मध्य परत सा मिडिल लेयर है, वो ये 2 लेयर में हो सकता है या 3 लेयर में भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पास आपको मिलेंगे अंदर में ये जो लाल-लाल संरचनाएँ मिल रही है, ये कोशिकाएँ
इन सभी कोशिका को हम कहते हैं लघु बीजाणु माध्य कोशिका। लघु बीजाणु माध्य कोशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लघु बीजाणु धानी के अंदर में होता है। इसे कवर क्या होता है? टेपिटन वाला लेयर। ये भी एक कोशिका होता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इनके काम को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो, लघु बीजाणु धानी जो है वो मुख्य रूप से 4 लेयर में बटा हुआ होता है। सबसे पहले है बाह्य त्वचा। यह सबसे बाहरी क्या है? चपटी पतली होती है जो कि सिंगल लेयर का होता है। सेकेंड है अंतःथिस्यम। यह दूसरी परत होती है। यह जो है परागकोश को स्फुटन में सहायता करती है। स्फुटन मतलब क्या होता है? फटने में सहायता करती है। कौन? सेकेंड लेयर अंतःथिस्यम। इसका थर्ड लेयर है जैसे मध्य प्रदेश, यह मिडिल लेयर है। ये जो है वो 3 से 5 स्तरीय लेयर में हो सकता है या 2 से 3 यहाँ पर स्तर में हो सकता है। इसके बाद यहाँ पास लास्ट है टेपिटम। ये जो टेपिटम है यह परागकोश को पोषण देने का काम करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही विकास करने में मदद करती है। और यहाँ पास अंदर में जो कोशिका आप देख रहे हो, यही कोशिका बाद में जाके क्या बनेगा? नर युग्मक बनने वाला है। अब देखते हैं कैसे ये नर युग्मक बनेगा। तो यहाँ पर टेपिटम के कार्य देख लेते हैं जो कि आपको पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, टेपिटम के मुख्य 2 कार्य यहाँ पर है जो कि सबसे पहला परागकोश को पोषण देना, सिंपल सा पोषण वो देगा। उसके बाद यहाँ पर एक रसायन यहाँ पर रिलीज करता है, एक एंजाइम जो है वो रिलीज करता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन श्रावण करता है। ये स्पोरोपोलिन जो है वो ऐसा एक पदार्थ है समझो जो कि पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है स्पोरोपोलिन को। यहाँ पर टेपिटम ही उसे निकालता है। और ये टेपिटम जो निकालता है स्पोरोपोलिन, वो क्या काम करता है? ये ना प्रोटेक्ट का काम करता है, सबसे मजबूत है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये रक्षा में काम करेगा। तो यहाँ पर रक्षा में काम करता है। किसका रक्षा में करता है? ये नर युग्मक जो है ना उसके रक्षा में काम करता है स्पोरोपोलिन। तो भाई जब रक्षा कर रहा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर कौन सा होगा? टेपिटम होगा, क्योंकि यही निकाल रहा है स्पोरोपोलिन को। अब इसके बाद आगे देखा जाए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन क्या है? यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या देखा था हमने? ये जो लघु बीजाणु माध्य कोशिका है, अब ये जनन करेगा। अब ये जनन करके क्या बनाएगा? परागकण बनाएगा। और जो परागकण बनेगा ना, वहीं पर हमारा नर युग्मक पैदा होने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन, इसमें क्या होगा? हमने जो लघु बीजाणु माध्य कोशिका निकाला था वो क्या करेगा? अर्धसूत्री विभाजन करेगा। अब अर्धसूत्री विभाजन आपको पता है, जब यहाँ पर क्या होता है? हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, तो यहाँ पर चेंजेस आ जाती है। मतलब अगर वो डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में हो जाएगा। मतलब कि अगर 2n कंडीशन है और वो अगर अर्धसूत्री विभाजन करता है तो n कंडीशन में बट जाता है, n+n में। अब यहाँ पर देखो, वह क्रिया जिसमें लघु बीजाणु माध्य कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित क्या कहलाता है? लघु बीजाणु का निर्माण करता है, वही जो क्रिया है वो लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें क्या होता है? मेयोसिस होता है, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे यहाँ पर अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा वो n+n में बढ़ जाएगा। फिर अर्धसूत्री सेकेंड यहाँ पर होगा जिसमें वो 4 लेयर में बढ़ जाएगा, n+n+n। यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर nn बने हुए हैं ये 4, उनमें से एक एक यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बनता है, वही जाके बनता है, क्या बनता है? परागकण बनता है। अब देखते हैं कैसे ये जो है वो परागकण बनता है। ये जो लघु बीजाणु चतुष्क बना है, यहाँ पर कैसे परागकण बनेगा वो देखते हैं। अब देखो, सिंगल हमने क्या ले लिया, उसमें से एक हमने ले लिया, यहाँ पर जो टुकड़ा बना था, लघु बीजाणु बना था, वो हमने ले लिया। अब जैसे हमने उसे लिया, वहां पर क्या होगा? विकास होगा, कुछ ना कुछ एवोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? राजधानियां आपने पढ़ी थी। मतलब इसके अंदर में क्या होगा ना, केंद्रक विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, वो सारे क्रिया इसके अंदर में होना स्टार्ट हो जाएगी। जिसके बाद ये जो है परागकण बन जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर सिंपल हमारा एक कोशिका था, लघु बीजाणु कोशिका। अब ये जो लघु बीजाणु कोशिका है इसमें रिक्तिका आएगी, क्या? राजधानी आएगी। ये राजधानी आ गई। राजधानी आने के बाद क्या होगा भैया? केंद्रक जो है वो विभाजन होगा। केंद्रक विभाजन कैसे होता है? इनमें से गुणसूत्र बाहर निकल जाते हैं और फिर यहाँ पास क्या होता है? कुछ धागे संरचना इसे जोड़ती है और इसे तोड़ने की कोशिश करती है। बट यहाँ पास केस ये होता है कि यहाँ पास ना एक यहाँ पास कोशिका नहीं बनती, कोशिका के अंदर में 2 कोशिकाएं बन जाती है। अब उसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप मैं बता देना, मैं उसका अलग से बना दूंगा वीडियो, क्योंकि वो नीट लेवल में चला जाता है। अब देखो, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपल से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर से कुछ धागे निकले हैं जो कि यहाँ पर गुणसूत्र को बांधे हुए हैं। अब ध्यान से देखोगे, इसके बीच में राजधानी है, मतलब कि रिक्तिका है, ये राजधानी है। अब ये क्या करेगी भैया? इतना जगह घेर के रखिए, अगर ये जो है धागे खींचेंगे एक दूसरे को तो गुणसूत्र अलग तो होगा, लेकिन यहाँ पर छोटा मोटा हो जाएगा, मतलब कि अच्छे से विभाजित नहीं हो पाएगा केंद्रक। अब केंद्रक अच्छे से विभाजित नहीं होगा तो इसके अंदर में 2 कोशिकाएं बन जाएगी। आपको ये याद रखना है, ये जो परागकण होता है इसमें 2 कोशिकाएं होती है, एक होती है बड़ी कोशिका, एक होती है छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं, छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। और ये जो जनन कोशिका है ना, वो कायिक कोशिका के अंदर में तैरती रहती है, बस ये आपको जानना होगा। मतलब यहाँ पर कायिक
कोशिका है और नीचे में जनन कोशिका है, 2 कोशिका है। अब ये जनन कोशिका बाहर निकलेगी और तैर के इसके अंदर चली जाएगी, मतलब इसके अंदर में ही एक कोशिका अंदर में 2 कोशिका होगा और ये दोनों कोशिकाएँ ना यही युग्मक बनेंगी, यही युग्मक बनेंगे। परागकण में 2 युग्मक होते हैं, एक जनन कोशिका युग्मक का काम करती है, एक कायी कोशिका युग्मक का काम करती है और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट था जो कि आपको समझना था। आई थिंक आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं आगे चीज़ें जो कि अब परागकण के यहाँ आपस में रूप लेगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में। अब देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पास बताया हुआ था, देखो एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। हमने लिया हुआ था यहाँ पास पुंकेसर, पुंकेसर लिया, पुंकेसर के बाद परागकोश लिया, परागकोश को हमने काट लिया। काटने के बाद जो संरचना हमें मिली थी, कुछ इस टाइप की संरचना हमें मिली थी। इस संरचना में कोष्ठ है, कोष्ठ है लघु बीजाणुधानी का काम करता है। अब ये जो लघु बीजाणुधानी है हमने क्या किया, उसे बाहर निकाल लिया। अब उसकी संरचना हमने देखी, उसके बाद इसके अंदर में हमने देखा लघु बीजाणुधानी के अंदर में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन करती है 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं और ये जो सिंगल लघु बीजाणु है ये लघु बीजाणु विकास करते हैं और विकास होने के बाद परागकण बन जाते हैं। अब ये जो परागकण बना है वो थोड़ा सा और विकसित होगा ताकि यहाँ पास वो अच्छे से नरयुग्मक का काम कर सके। अब देखो भैया यहाँ पास तो बन गया, अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ये खाली जगह है पूरा। अब ये ना देखो, ये जो अपना नरयुग्मक बना है ये क्या करेगा, ये ना उड़ के जाएगा वर्तिकाग्र में, ठीक है, वर्तिकाग्र में उड़ के जाएगा तो कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये नष्ट हो जाएगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर में लेयर बनती है, कुछ इस तरह से लेयर बनती है। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसे बाह्य चोल कहते हैं, अंदर का जो लेयर होता है उसे हम लोग अंतः चोल कहते हैं। इसके अंदर में आपने जैसे मैंने बताया 2 कोशिकाएं होती है, एक होती है जनन कोशिका और एक होती है कायिक कोशिका। अब देखो जनन कोशिका के अंदर में जनन केंद्रक होगा, कायिक कोशिका के अंदर में कायिक केंद्रक होगा और यहाँ पास एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पास लेयर नहीं बना होता। लेयर जहाँ पास नहीं बना होता है वो यहाँ पास जनन छिद्र कहलाता है और यहीं से यहाँ पास क्या होगा, एक नली निकलेगी जो कि कहाँ पास जाएगी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। देखो ये पुष्प होता है तो आपको ये तो पता होगा जो परागकण है वो वर्तिकाग्र में आएगा और वर्तिकाग्र में आने के बाद वो नीचे आएगा और यहाँ पर आके निषेचन होगा, अंडाशय में निषेचन होता है। तो एक नली जो निकलती है ना वो जनन छिद्र से ही नली निकलती है। तो वो चीज़ हम डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो के अंदर में, बट यहाँ पास मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। जनन छिद्र से जनन नलिका निकलेगी। अब देखो यहाँ पास अगर आप देखोगे बाह्यचोल और यहाँ पास जो है अंतःचोल, इनके बारे में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि ये किससे बना होता है, किसी न किसी पदार्थ से बना होता है, रसायन से बना होता है। तो ये जो बाह्यचोल है ना ये बना होता है स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन कौन सा था, वो टेपिटम कोशिका जो कि यहाँ पर एक रसायन रिलीज कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बताया था, क्या हमने बताया वो था, यहाँ पर स्पोरोपोलिन टेपिटम कोशिका यहाँ पर रिलीज करती है और यही स्पोरोपोलिन जो होता है यहाँ पर बाह्यचोल बनाता है किसका, परागकण का, ताकि प्रोटेक्ट कर सके। पादप जगत का सबसे ज्यादा मजबूत पदार्थ होता है स्पोरोपोलिन जो कि बनाता है बाह्यचोल ताकि ये नष्ट न हो सके। अब देखो ये जो परागकण है कहीं ना कहीं आप देखो एक पुष्प से निकलेगा दूसरे पुष्प में जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो हवा के माध्यम से जाएगा, कीड़े के माध्यम से जाएगा या पानी के माध्यम से जाएगा, तो कभी कभी नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट होने से बचने के लिए यहाँ पर सबसे मजबूत पदार्थ लगा होता है स्पोरोपोलिन का। तो आपको पूछा जाए बाह्यचोल किससे बना होता है तो स्पोरोपोलिन का बना होता है, और अंतःचोल किससे बना होता है तो ये सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वहीं पर लिखा हुआ है पैक्टिन या सेल्यूलोज का बना होता है, बाह्यचोल जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा एनसीईआरटी में लाइन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखो बहुत से प्रजातियों के परागकण को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में डुबा कर रखा जाता है ताकि वो अच्छे से सेफ रह सके। ये चीज आपको नोट डाउन कर लें अपने कॉपी के अंदर में। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट देखा कैसे यहाँ पर नर युग्मक बनता है। नर युग्मक यहाँ पर क्या था, परागकण जो था वही नर युग्मक था। अब एक बार और रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर में ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, ये पुष्प लिया था, पुष्प के अंदर में होता है पुंकेसर। ये जो पुंकेसर होता है इसमें 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, परागकोश होता है और तंतु होता है। ये जो परागकोश है यहीं पर हमारा नर युग्मक बनने वाला है। तो नर युग्मक बनने के लिए इसे हमने काट लिया, काटने के बाद हमने देखा इसके अंदर में कुछ संरचना होती है इस टाइप की। अब ये जो संरचना है इसमें क्या हुआ था, 2 पाली था और यहाँ पर 4 कोष्ठ था, ठीक है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ थे। अब ये जो कोष्ठ है इसके अंदर में लघु बीजाणुधानी होता है। अब ये जो लघु बीजाणुधानी होता है इसमें भी 4 लेयर थे, बाह्य त्वचा था, अंतःशिश्न था, मध्य परत था और टेपिटम था। इसके अंदर में यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं ये क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद 4 लघु बीजाणु बनाती है। ये जो पहला लघु बीजाणु है, मतलब चारों जो लघु बीजाणु है, ये लघु बीजाणु क्या करता है, आगे चलता है, विकास करता है, विकास करने के बाद परागकण बनता है। परागकण को सेफ रखने के लिए इसके ऊपर लेयर बन जाती है बाह्यचोल की और अंतःचोल की। बीच में जहाँ पर लेयर नहीं होता वो जनन छिद्र होता है,
जहाँ से एक नलिका निकलेगी जनन करने के लिए। इसी नलिका के माध्यम से ये जो नर युग्मक है, मतलब जनन केंद्रक है, और ये जो कायिक केंद्रक है, ये दोनों अंदर जाएंगी और यही युग्मक का काम करती है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो यहीं तक था। अच्छे से आप रिवाइज कीजिए ये सारी चीज़ को। अगली वीडियो के अंदर मादा जो अपना युग्मक है वो कैसे बनता है, वो चीज़ें हम देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनिशिएशन कैसे होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।